नमस्कार। गुरनाम सिंह मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय घरौंडा। इतिहास विषय में हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन। इतिहास का संबंध उन घटनाओं से है जो घट चुकी हैं। इस अतीत के अध्ययन के लिए उपलब्ध सामग्री का आश्रय लेना पड़ता है। प्राचीन भारत में इतिहास की घटनाएं जो अनिश्चित और ज़्यादातर अलिखित हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत, धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, विदेशियों के वृत्तांत व लोकधारा पर निर्भर रहना पड़ता है। उपरोक्त साधनों के ऊपर अनेक साम्राज्यवादी इतिहासकार, राष्ट्रवादी, उपनिवेशवादी, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इन साधनों का विवेचन किया है। ए.एल. भासम ने लिखा है, भारत का प्राचीन इतिहास एक कठिन पहेली के समान है, जिसके कुछ अंश मिलते ही नहीं। चित्र के कुछ भाग तो काफ़ी स्पष्ट हैं, अन्य कुछ भागों का ध्यानपूर्वक कल्पना द्वारा पुनः निर्माण किया जा सकता है, किंतु कई ऐसे खाली स्थान रह गए हैं जिन्हें शायद कभी भी नहीं भरा जा सकता। भारतीय इतिहास में के स्रोतों के अपर्याप्त व अनिश्चित होने के कुछ मुख्य कारण हैं। इनमें भारतीयों का ऐतिहासिक रुचि का अभाव। जैसे अलबेरूनी लिखता है, हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते थे। वे तथ्यों का क्रम और तिथि के अनुसार वर्णन करने में लापरवाह हैं, और जब उन्हें कोई सूचना देने के लिए विवश करता था तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहें। वो प्राय कथाएं सुनानी शुरू कर देते थे। प्राचीन काल में भारत के लोग इतिहास लिखते समय या तो तिथियां नहीं लिखते थे या उनकी तिथियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। प्राचीन काल में भारतीय लिखते समय धर्म और दर्शन पर अधिक बल देते थे। वे इस जन्म को सुधारने की बजाय परलोक को सुधारने पर अधिक बल देते थे। प्राचीन ग्रंथों में मिथक और तथ्यों का सम्मिश्रण है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के ग्रंथों में एक ही घटना के विषयों में बहुत असमानताएं देखने को मिलती हैं। भारत की सामाजिक संरचना जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित थी। प्रत्येक जाति के लोग एक दूसरी जाति के प्रति घृणा भाव रखते थे, और ज़्यादातर व्यवसाय भी जाति और वर्ण के अनुसार होते थे। धर्म, शिक्षा, साहित्य से संबंधित कार्य ब्राह्मण करते थे। युद्ध संबंधी क्षत्रिय। हर एक जातियाँ अपने आप दूसरे से श्रेष्ठ समझती थी, खासकर ऊपर के दो वर्ण। राजनीतिक एकता के अभाव के कारण भी छोटे छोटे राज्यों में देश बटा रहा, और इतिहास लिखने की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बहुत से हमारे प्राचीन ग्रंथ नष्ट हो गए हैं,
जिस कारण से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में कठिनाई आती है। हमारा सबसे पहले हम इतिहास को जानने के साधनों में पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। जैसे चट्टानें, अभिलेख, प्राचीन भवन, मुद्राएं मुख्य तौर पर इनमें जो मिली हैं उनके आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहला पॉइंट आता है अभिलेख। शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्रों, भवन की दीवारों, मुद्राओं, मोहरों, मूर्तियों पर जो अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो अशोक के समय में सबसे ज़्यादा ये अभिलेख मिले हैं, और इनकी लिपि ब्राह्मी जो आधुनिक भारत के क्षेत्र में मिली है, खरोष्टी पाकिस्तान के क्षेत्र में, अरामाइक आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिली है। अभिलेख के अंतर्गत गुफालेख, शिलालेख, स्तंभलेख। विषय भेद के आधार पर इनके अंतर्गत कुछ राजशासन, कुछ प्रशस्ति, कुछ दान पत्र और स्मारक भी हैं। अभिलेखों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अवस्थाओं का पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, गुप्त शासकों के अभिलेख, विशेषकर समुद्र का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, प्रतिहार और पाल राजाओं के अभिलेख, दक्षिण में सातवाहन, इक्ष्वाकु, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य राजाओं के अभिलेख भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। उत्खनन सामग्री। बहुधा खुदाई का कार्य सरकार के पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में होता है। इससे भारत के प्राचीन इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल का समस्त इतिहास इसी सामग्री से प्राप्त करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा आदि प्रागैतिहासिक स्थानों के इतिहास का निश्चय मात्र पुरातात्विक उत्खनन से ही संभव हो सका है। शिशुपालगढ़, राजगिरी, आरिकामेडू आदि स्थानों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय इतिहास का पता चलता है। उत्खनन से प्राप्त ईंटों, बर्तनों, औजारों, मूर्तियों, अभिलेखों, सिक्कों, हथियारों इत्यादि से भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों पर प्रकाश डलता है। सिक्के। सोना, चांदी, तांबा और मिश्रित धातुओं के बने सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। ईस्वी पूर्व 206 से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें तत्कालीन मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होता है। तिथि निर्धारण में अभिलेख और सिक्के समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बैक्ट्रियन, शक, पहलव आदि राजाओं से संबंध अध्ययन
मूल रूप से सिक्कों पर ही आधारित है। प्राचीन भारत के गणों पर सिक्कों से पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। वे राजाओं के धार्मिक विचारों, उनके पराक्रम की कहानी भी कहते हैं। कनिष्क के सिक्के इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर असव और गरुड़ के चित्र हैं। कुछ सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। सिक्कों के द्वारा राजाओं के राज्य विस्तार, उनकी वृत्तियाँ, कृतियाँ, वंशावली से संबंध पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। देश के सांस्कृतिक जीवन अध्ययन से भी इनका स्थान महत्वपूर्ण है। आर्थिक अवस्था के अध्ययन में भी सिक्कों की सहायता अपेक्षित है। शक-पत्रों की मुद्राओं में बहुधा दो नाम मिलते हैं। गुप्तकालीन मुद्राएं बड़ी ही कलात्मक हैं। इनसे तत्कालीन कला साहित्य की अवस्था पर प्रकाश डालता है। स्मारक एवं भवन। खुदाई में अनेक टीले मिले हैं। अनेक टीलों में खुदाई से बहुत सारे अवशेष जो दबे हुए मिले हैं। इनमें एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक व बहुसांस्कृतिक टीलों की जानकारी मिली है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी खुदाई में प्राप्त विभिन्न भवनों और नगरों के अवशेषों से होती है। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस खुदाई से, उत्खनन सामग्री से इस संस्कृति के विकास, जो केवल सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका प्रसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ भागों तक भी होना पाया गया है। पाटलिपुत्र में मौर्य वंश के विषय में, तक्षशिला से मौर्य और कुषाण वंश के विषय में, नालंदा उज्जैन से गुप्त विषय के वंश में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जावा के बोरोबुदुर, कंबोडिया, बोर्निया, मलाया में के मंदिरों के बारे में, उनकी शैली के बारे में प्रकाश पड़ता है। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत और अर्ध ऐतिहासिक स्रोत। धार्मिक स्रोत, यह स्रोत धार्मिक होते हुए भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस कड़ी में सबसे पहले हम वेदों का अध्ययन करेंगे। वेद संख्या में 4 हैं और सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, जो संभवतः 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका रचना काल है। बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखे गए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त अथवा श्लोक हैं, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,580 और 10 मंडलों में यह विभाजित है। यह उस समय के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है। सामवेद का अर्थ है गान। सामवेद में 1603 गीत संकलित हैं, 75 मंत्र मौलिक हैं, बाकी सभी मंत्र इसके ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ, यज्ञों संबंधी ज्ञान। इसमें यज्ञ विधियों को दर्शाया गया है, जिसमें 2086 श्लोक हैं। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं, 20 मंडलों में विभाजित है। इसमें औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का उल्लेख है।
वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक, उपनिषद, जिनका समय 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। जैसे ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोप्त ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ भी आर्यों के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये गद्य शैली में है। इनमें वैदिक मंत्रों के साथ साथ प्राचीन राजाओं की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा इनमें यज्ञ, अनुष्ठान, बलियों आदि की जानकारी, यदा कदा कुछ सामाजिक राजनैतिक जीवन की जानकारी का भी उल्लेख है। आरण्यक। आरण्यक का अर्थ वन होता है। इनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी। इनमें तप पर अधिक बल दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनका स्थान आता है। इनमें यज्ञ के अतिरिक्त चिंतन को भी अधिक महत्व दिया है और दार्शनिक प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। मुख्य आरण्यक ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी, मध्यान्ह, बृहदारण्यक, ये मुख्य आरण्यक हैं। उपनिषद। उपनिषद में दार्शनिक प्रश्नों, ईश्वर, आत्मा, इहलोक परलोक की समस्याओं पर विचार किया गया है, जिसके अध्ययन से यह बोध होता है कि इस काल में आर्यों ने सभ्यता, धर्म, संस्कृति के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त की। उपनिषद का अर्थ भी समीप बैठना। शिष्य गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करता था, उसी संदर्भ में जो बातें होती थी, उन्हीं से उपनिषदों की रचना हुई। ये संख्या में 108 है। निसंदेह यह कहा जाता है कि उपनिषदों में ज्ञान की सर्वत्र जिज्ञासा है। प्रमुख उपनिषदों में केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्य, कौशितकी। वेदांग। वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ये संख्या में 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी वेदों के अंग माने जाते हैं। इनमें कल्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण वेदांग है। ये ऐसे सूत्र हैं जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है। कल्प सूत्रों के 3 भाग, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। वेदांग वेदों को समझने के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। स्मृतियाँ। स्मृतियों का अर्थ होता है स्मरण। स्मृति आर्यों की सबसे प्राचीन कानूनी पुस्तकें मानी जाती है। ये वेदों के सहायक ग्रंथ हैं। मनुस्मृति, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद आदि स्मृतियाँ, विष्णु स्मृति आदि स्मृतियाँ प्रमुख स्मृतियाँ हैं। इनकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करते हैं। रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की, 1 लाख श्लोक इसमें हैं।
ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। पुराण। ये संख्या में 18 हैं। इनमें नारद, मार्कंडेय, वराह, स्कंद, वामन, मत्स्य, गरुड़ आदि पुराण प्रमुख हैं। ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का इतिहास हमें बताते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख स्रोतों में हम पुराणों को लेते हैं। बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, जातक कथाएं, जो संख्या में 549 हैं। नागार्जुन और मिनांडर के बीच हुई वार्तालाप द्वारा रचित मिलिंद पन्हों। श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश, महावंश, महावस्तु, सारिपुत्र प्रकरण, दिव्यावदान। ये बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं जो उस समय की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। जैन साहित्य, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छंद, सूत्र, 4 मूल सूत्र, परिशिष्ट पर्व जो हेमचंद्र का है, कीर्ति मीमांसा आदि हमें 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर बाद के इतिहास की अच्छी जानकारी देते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, जिनमें धर्म को भी आधार रखा गया लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमें ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं, जैसे मौर्य काल के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विस्तृत तौर पर राजनैतिक व्यवस्था, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी देता है। हर्षवर्धन के बारे में उसके दरबारी कवि बाणभट्ट विस्तृत स्थिति को दर्शाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसके दरबारी कवि लेखक चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो। कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हण की राजतरंगिणी। गुप्त काल के बारे में विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास के नाटक ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख, कामंदक का नीति शास्त्र आदि रचनाएं गुप्त काल के बारे में जानकारी देती हैं। हर्षवर्धन स्वयं की रचनाएं जैसे नागानंद प्रियदर्शिका, रत्नावली, शूद्रक की मृच कटिका जो गुप्त काल के विषय में एक विस्तृत जानकारी देती है, हमारे इतिहास के जानने के स्रोत हैं। विदेशी यात्रियों में सिकंदर के पूर्व से ही यूनानियों का भारत के साथ संबंध था। इस बात का प्रमाण हमें स्काइलैक्स, फारस का एक यूनानी सैनिक था। फारसी शासन ने स्काइलैक्स को सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। इस बात का ज्ञान हमें हेरोडोटस से मिलता है। हेरोडोटस भारतीय सीमा प्रांत और फारसी अर्थात ईरानी साम्राज्य के राजनैतिक संपर्क पर प्रकाश डालता है। अन्य यूनानी लेखकों में हिंकेटियल, मिलेटस, जिसने स्काइलैक्स के आधार पर भूगोल की रचना की, जिसने सिंधु प्रदेश का वर्णन किया है। हेरोडोटस के हिस्टोरिका से भारत का उल्लेख है। कैसियस फारस का यूनानी राजवैद्य के विवरण प्राय है। भारतवर्ष पर सिकंदर के आक्रमण के समय बहुत सारे लेखक आए। उनके विवरणों से भारतीय इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डलता है। नियार्कस, चारस आदि के विवरणों से सिकंदरकालीन भारत का आंखों देखा हाल पता चलता है। नियार्कस का विवरण
स्ट्रैबो एरियन के लेखों में बहुत भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। मैक्सनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, उसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ का निर्माण किया था, जो 304 से 298 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और भारत के बारे में, भारत की राजनैतिक, सामाजिक और विशेषकर पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत तौर पर लिखा। टालमी ने भी भारत का एक अशुद्ध मानचित्र तैयार किया था। इसके अतिरिक्त डायोडोरस के नाम भी उल्लेखनीय हैं। टालमी ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के भूगोल का वर्णन किया गया है। यद्यपि यूनानियों के लेख अधिकतर सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास के उस रिक्त स्थान को भरने में हमारी सहायता करते हैं जहाँ पर हमें लिखित और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। चीनियों के वृत्तांत। फाहियान, हायुनसांग, इत्सिंग 3 यात्री हमारे चीन के जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने व बौद्ध स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आया था, जो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने अपनी पुस्तक फा कोकी में गुप्तकालीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के साथ साथ बौद्ध धर्म के विस्तार का उल्लेख किया है। हायुनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा, 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसने यहाँ पर रहकर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक स्थानों पर यात्रा करके बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत तौर पर लिखा। इसने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी पुस्तक सी यूकी में प्रयाग व कन्नौज की बौद्ध सभाओं का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विषयों में भी इसने विस्तार से वर्णन किया है। इत्सिंग जो चीनी यात्री था, 7वीं शताब्दी में भारत आया। उसने सामाजिक, धार्मिक इतिहास की जानकारी दी। तिब्बती लेखक में लामा तारानाथ ने अपनी पुस्तक तंग्यूर कंग्यूर में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारतीय इतिहास की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी लिखी और महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुस्लिम यात्रियों में अल-बेरूनी ने किताबुल हिंद में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया और उसने भारत की भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी जो बलबन के विषय में खास तौर पर बताती है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही जो तुगलक वंश के बारे में विशेष तौर पर वर्णन करती है। वैसे तो खिलजी वंश के बारे में भी बर्नी की तारीख फिरोजशाही विस्तार से बताती है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं रचित फुतुहात ए फिरोजशाही भी भारतीय इतिहास के बारे में बताती है। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ सफ़रनामा में मोहम्मद तुगलक की हवाई योजनाओं का वर्णन किया है। इसके अलावा सुलेमान की सिलसिला तुल तवारिक, अल मसूदी की मरुजुल जवाब, फरिश्ता की तारीख फरिश्ता आदि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। लोकधारा।
लोकधारा भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय समाज की परंपराओं, लोकगीत, कहानियाँ व कथाओं, इनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें कुछ स्थानीय, कुछ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनमें कोई न कोई परंपरा व कथा कहानी इनके साथ जुड़ी हुई होती है। इसके पीछे कोई न कोई इतिहास भी होता है। समाज की संरचना, उसमें निवास करने वाले लोग, इनके रहन सहन के विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लोकधारा से मिलती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे लोकधारा ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक नहीं होती। समय समय पर परंपराएं परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन भारतीय रीति रिवाजों, त्योहारों से संबंधित जानकारी हमें लोकधाराओं से भी मिलती है। इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ प्रश्न जो प्रमुख हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिनका जवाब आप ऊपर टॉपिक में से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। स्कंदगुप्त ने किस अभिलेख की रचना की? जूनागढ़। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028। ऋग्वेद का रचना काल क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। हर्ष के नाटकों की संख्या? 3। जातक कथाओं की भाषा? पाली। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई। आहियान की पुस्तक फाके की। कामंदक की रचना का नाम क्या था? नीति शास्त्र। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। धन्यवाद।